नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज बात हम कर रहे हैं दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट के पाकिस्तान से कनेक्शन की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे तमाम बड़े सबूत मिले जो कि इस पूरे ब्लास्ट मामले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास में ब्लास्ट हुआ, जांच एजेंसी ने कार्रवाई शुरू की, ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। एक एक करके कई आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं और उनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। और पूछताछ में कई बड़े, कई अहम, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो आरोपी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। जी हां, जैश-ए-मोहम्मद वही आतंकी संगठन जिसने लगातार कई बड़ी घटनाओं को, कई बड़ी वारदातों को हिंदुस्तान में अंजाम दिया, कई बड़ी साजिशें रची। हाफिज सईद से जुड़ा हुआ नाम। जानकारी है कि दिल्ली ब्लास्ट के मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ही वो महिला थी जो जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ी थी। दरअसल जैश-ए-मोहम्मद ने जमात-उल-मोमिनात के नाम से एक महिला विंग बनाई और डॉक्टर शाहीन शाहिद इसी विंग के लिए महिला आतंकियों की भर्तियां करती थी। बताया जाता है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के इशारे पर, उसके निर्देश पर काम कर रही थी। फरीदाबाद में रहने वाली डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आई और उसके बाद में वो मसूद अजहर की बहन सादिया के संपर्क में आई। जांच एजेंसी को डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से हथियार मिले, राइफल मिली, कारतूस बरामद हुए। अब आपको यह भी मैं बताती हूं कि पाकिस्तान से एक और कनेक्शन किस रूप में इस पूरे धमाके का एस्टैब्लिश होता है। दरअसल जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले में डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया। सूत्रों का बड़ा दावा है कि उससे पूछताछ में यह पता चला है कि उसका कनेक्शन पाकिस्तान में औरंगजेब आलम उर्फ अम्मार अलवी से हो सकता है। खबर यह है कि औरंगजेब आलम जैश का एक सीनियर कमांडर है और उसके निशाने पर ही भारत की और भी कई देश एक तरह से नजर आते हैं। अब आपको यह भी बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट मामले में अभी तक क्या क्या हुआ, क्या क्या अपडेट हुई। आज पीएम मोदी लोकनायक अस्पताल पहुंचे, यानी कि एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट मामले के जो घायल हैं, प्रभावित हैं, उनका उपचार चल रहा है। उन घायलों का हालचाल जानने के लिए खुद पीएम मोदी गए। उन्होंने एक बार फिर इस दौरान कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अधिकारियों के साथ में एक बैठक की है। उधर अल फलाह यूनिवर्सिटी के लाल किले के पास में हुए ब्लास्ट पर दुख जताते हुए जांच में पूरा सहयोग करने का भी भरोसा दिया गया। इन सबके बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस एक टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी यहां पर पहुंची और सूत्रों का दावा है कि ब्लास्ट के मामले में दिल्ली पुलिस अब एक लाल रंग की गाड़ी की तलाश कर रही है। इससे पहले आज जम्मू कश्मीर पुलिस की एक और टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद रहेगा और जिस तरह से बार बार एक तरह से कहा जाए कि एक नया पैटर्न, एक नया इकोसिस्टम नजर आता है इस तरह के पूरे फॉर्मेट को लेकर, जहां पर डॉक्टर्स की मौजूदगी, डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट खासतौर से आतंक के टेरर को, आतंक के कनेक्शन को कनेक्ट करता है। लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का समय आ गया है? क्या पाकिस्तान फिर से अपने किए की सजा भुगतेगा? सवाल यह भी है कि धमाके का आतंकी कनेक्शन आखिर पाक कैसे इसका इनकार करेगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार लोगों के जहन में सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक बड़ी साजिश हुई, उसको लेकर यही लोगों के मन में सवाल है। करेंगे इस पर चर्चा, जाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, ये जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। देखिए, मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी समय हमारे साथ में मौजूद हैं। मेरे साथ में रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी इस दौरान मेरे साथ में मौजूद हैं और साथ ही साथ मेरे साथ में इस दौरान रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी बतौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रखे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं एक एक करके सबका रुख करते हुए इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये जो पूरी पाकिस्तान का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है
जिस रूप में जांच एक एक करके आगे बढ़ रही है और इसमें क्या बड़ी बातें इस दौरान सामने आती हैं, वो भी हमारे दर्शकों को जरूर समझना होगा। आखिर क्या हालात हैं यहाँ पर। मैं सिरोही सर आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूँ, जरा मुझे इस बात को समझाइए। एक तरफ दिल्ली में यहाँ पर जब धमाका होता है, बैठकों पे बैठकें चलती हैं, अलग अलग पूरी तस्वीर नजर आती है, उधर इसी तरह की बैठकों का पैटर्न पाकिस्तान में शुरू हो जाता है। ये किस तरह का दिखावा, किस तरह का प्रोपेगेंडा, वैसा ही वहां पर हमला हो जाता है और उसके बाद में कहते हैं भाई हम तो पीड़ित हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये क्या पहले से ही उसको एक तरह से कोट करने की कोशिश है सर? बिल्कुल किरण जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और एक बहुत ही अहम मुद्दा जिससे हम कल से बातचीत कर रहे हैं उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब मैं थोड़ा एक पीछे जाना चाहूंगा, 4-5 महीने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो काफी लोगों के मन में ये यकीन हो गया था कि अब ये जो न्यू नॉर्मल हुआ है और जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने अपनी पॉलिसी दी है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने उनके 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको बर्बाद किया। तो उसके बाद लोगों के मन में थोड़ा यकीन हो गया था कि शायद अब इस तरीके की हरकतें आगे पाकिस्तान नहीं करेगा। और कुछ लोगों ने इसका भी एतराज किया था कि इतनी जल्दी सीज फायर नहीं करनी चाहिए थी, हमको पाकिस्तान की कमर बिल्कुल तोड़नी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, इतना होने के बाद भी 5 महीने बाद जो है ये लाल किले के ऊपर जो ये हादसा हुआ, ये तो एक ट्रेलर था। ये किस्मत भारत के लोगों की अच्छी थी कि सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लोजिव था जिसमें 12-13 लोग जो मरे उनका बड़ा दुख है, लेकिन ये जो है जो डैमेज है ये बहुत कम हुआ है। अगर आप अंदाजा लगाइए, 2900 केजी जो ये पकड़ा गया है एक्सप्लोजिव एम्यूनिशन नाइट्रेट, अगर ये ठीक जगह पे इस्तेमाल हो जाता तो आप देखिए पूरे भारत में किस तरीके से आग लग जाती है। और अभी भी ये कहते हैं कि 300 केजी जो एमोनियम नाइट्रेट है वो अभी भी मिल नहीं रहा है। एजेंसी दिन रात जगह जगह छापे मार रही है उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि 3200 केजी जो है एम्यूनिशन नाइट्रेट जो है बंगाल के थ्रू धीरे धीरे करके इसको इकट्ठा किया गया है। अब ये खबरें कितनी पुख्ता है कितनी नहीं है ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी बताएगी, लेकिन जो मीडिया से पता चल रहा है। अब आपका सवाल है कि जो पाकिस्तान में भी ये कल इस्लामाबाद में जो है कार का ही विस्फोट हुआ है, जिस तरीके से आगर लाल किले पे हुआ और उसके बाद वहां पे बैठकों का दौर वहां पे कल से ही शुरू है, तो जाहिर बात है कि वहां पे पैनिक होना भी चाहिए। जी भारत के साथ अगर इस तरह की हरकत की जाएगी तो पाकिस्तान में पैनिक होना चाहिए। और ये जो मेरा ये मानना है, ये मेरी निजी राय है कि ये जो विस्फोट किया गया है ये प्री प्लान विस्फोट था। इनको पता था कि लाल किले में इस तरीके से विस्फोट होगा, उसके बाद ताकि हमारे ऊपर इल्जाम ना आए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अफगानिस्तान के अखबार, अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट भी बोल रहे हैं कि ये आसिम मुनीर ने जो ये बॉम्ब विस्फोट हुआ है इस्लामाबाद में कोर्ट के सामने, ये स्टेज मैनेज है, ये कराया गया है ताकि वो ये कह सके कि देखिए आपके यहाँ भी जो है ब्लास्ट हुआ है, हमारे यहाँ भी ब्लास्ट हुआ है। ये प्री प्लान तो था, लेकिन और यही एक वजह है कि पाकिस्तान में भी इसको लेकर बड़ी हलचल है। मैं जल्दी से एक बार माथुर सर का रुख करना चाह रही हूँ। माथुर सर, आप और मैं लगातार हम कल से इसी बात को लेकर चर्चा भी करते रहे हैं कि ये इस बार खासतौर से इंडिया में ऐसा नहीं कि पहली बार हम डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट या फिर व्हाइट कॉलर टेररिज्म वाले फॉर्मेट को, इस इकोसिस्टम को समझ रहे हो। ISIS का भी मॉड्यूल इसी तरह से रहा है, कभी वो IT इंजीनियर्स को, कभी रिसर्चर्स को, कभी MBA पर्सन्स को, या फिर एक एलीट क्लास को वो टारगेट करते हैं रेडिकलाइजेशन के लिए। सर, ये वाला पैटर्न इस बार पाकिस्तान की तरफ से एक अलग परिभाषा यहाँ पर सेट करने की कोशिश की जा रही है। कैसे पाकिस्तान इसमें कनेक्ट होता हुआ नजर आता है? जय हिंद नैना। देखिए, पाकिस्तान इसमें कनेक्ट होता हुआ नजर आता है, इसका इस प्रश्न को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। न केवल इसमें जितने भी टेरर एक्ट्स हो रहे हैं शायद पूरी दुनिया में और डेफिनेटली इस पूरे रीजन में, उसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये बात मैं अकेला नहीं कि पूरी विश्व इस बात को मुझे ये पूछना चाहिए कि फिर पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व नहीं होता, कैसे कनेक्ट नहीं होता? जी एब्सोल्युटली नैना, यू सेड इट। यही मैं कह रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की यही है
ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, करण संजीत ने कहा आपको, पाकिस्तान एक इतना घटिया देश है कि वो ये जो ब्लास्ट इस्लामाबाद में हुआ है, या तो ये है ही नहीं और कुछ उन्होंने 2 फोटो यहाँ की निकाल के 4 फोटो वहां की निकाल के और पूरा झूठ बोल रहे हैं, और या फिर वो खुद इस बात को करवा सकते हैं ताकि वो एक विक्टिम कार्ड खेल सकें। लेकिन ये भी पूरी दुनिया को पता है कि वो ये बात उनके कौन किसके पीछे किस प्रकार से लेकिन है। अनुज सर, ये तो हाँ, बड़े ये तो चीटिंग भी वो बड़े ऐसे तरीके से और ऐसे वाक्य में कर रहे हैं कि दुनिया कोई मानेगी भी नहीं। देखिए वहां पे भी फिदायीन हमला बता देते हैं, वहां पर भी करीब 10 से 12 लोगों की मौत बता देते हैं, वहां पर भी इतने लोगों को घायल बता देते हैं। मैं नैना एक बात बताऊं, एक्सेप्ट द कार नंबर, बाकी पूरी की पूरी कहानी जो की जो है, 12 इंजर्ड 12 किल्ड, ये यहाँ पर चलती गाड़ी में वो पीछे जो का यो पिछले कई महीनों से कई स्थानों पर पूरा का पूरा हमारा स्क्रिप्ट लेकर के उसको जक्सटपोज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ। इनको सर, एक कुछ और बात भी मैं सॉरी बीच में ही ऐड कर रही हूं सर, कॉपी इस रूप में कि इसके पहले पाकिस्तान में जो धमाके हुए उनके नेता मंत्री कभी इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन इस बार हुए। जैसे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं मौके पर, घायलों से प्रभावित वहां पे अस्पताल भी पहुंचते हैं, इसके पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने वो किया है। वो भी नाटक है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं नैना, नकल में भी अकल की थोड़ी आवश्यकता होती है, जो कि इन लोगों के पास है नहीं। पाकिस्तान जो है एक बहुत ही घटिया किस्म का मुल्क है, मेरे को इसमें कोई संशय नहीं है ये कहने में। और ये जब भारत से अलग हुआ था तो शायद इसीलिए अलग हुआ था कि वो एक सड़ा गला हिस्सा था, उसको हमने सर्जरी से हटा के साथ बाहर निकाल दिया। अब जहां तक सवाल इस मॉड्यूल का है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो व्हाइट कॉलर लोगों को टेरर मॉड्यूल में शामिल करने का है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इन लोगों को किसी को रेडिकलाइज करना, किसी को इस कदर ब्रेन वॉश करना कि वो खुद आत्मघात करने पर आमादा हो जाए, इसमें समय लगता है। इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। तो ये जो चीजें हैं, मैं 2-3 इश्यूज रेज करना चाहता हूं। पहली बात ये है, जो हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, खास करके शत्रु देशों में, तुर्की में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बांग्लादेश में पढ़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ये लोग वहां से रेडिकलाइज होकर के आते हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब इस प्रकार से कोई आपको अगर शक है, तो हमें एक सिस्टम यहाँ पर निकालना पड़ेगा, एक तरीका करना पड़ेगा जिससे कि इनके ऊपर सम काइंड ऑफ कोई इनके ऊपर नजर रखी जा सके। दूसरी बात, एक जो इकोसिस्टम इन्होंने भारत देश में पूरे में फैला रखा है, ये अभी से नहीं है। ये जब इन्होंने थ्योरी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, तब से भी नहीं है। ये 47 से इसी बात पर चल रहे हैं। इनका एक यूनिपॉइंट एजेंडा है, यूनिपॉइंट एजेंडा टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट। उसके अलावा ये देश कुछ सोच नहीं सकता, और यही वजह है उसकी आज अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ एक बात करते रहे कि भारत को कैसे नीचे दिखाया जाए, भारत में कैसे आतंक फैलाया जाए, और यही कारण है कि वो कुछ और करने में सक्षम हो नहीं पाए। अभी भी वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और हम चंद्रमा के साउथ पोल पर हैं। खैर, कंपैरिजन करने की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब जहां तक सवाल इस प्रकार के टेरर मॉड्यूल का है, आज की तारीख में व्हेन यू हैव इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, किसी भी प्रकार के मॉड्यूल में आपको इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं देखने को आ सकता है। ऐसी जगह से इसको ऑपरेट किया जा सकता है ताकि आप अपना इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना दिखा करके और ये कहें कि भाई ये तो वहां से ऑपरेट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। एक और बात कि, और आईएसआई जहां तक सवाल है, दुनिया के कई देशों में आईएसआई बहुत पूरी तरह से सक्रिय है। तुर्की उन देशों में से एक है। तुर्की नॉन पाकिस्तान सपोर्टर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की से ड्रोन्स आए थे, और जहां तक खबर है कि कुछ तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स का इस युद्ध में मारे भी गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने पूरा प्रयास किया है, और तुर्की से अगर इसको कंट्रोल किया जा रहा है तो इसमें कोई ज्यादा अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है। ये वही तुर्की है जिन्होंने G20 की श्रीनगर में मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया था, फिर दबाव की वजह से उन्होंने वहां आकर के उसको अटेंड किया, और एक टैसिट अप्रूवल हुआ कि श्रीनगर जो है वो भारत का भाग है। तो ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। लेकिन तुर्की का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ
और अभी लेटेस्ट जो और कराची के पास 1000 एकड़ जमीन उन्होंने तुर्की को गिफ्ट करी है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए मैं ये सर बता रहा हूँ ये आपको तो ऐसे कि तो बड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर खासतौर से तुर्की की बात करें या फिर ऐसे कई गल्फ कंट्रीज में जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सपोर्टिव या फिर ये कहा जाए कि ठीक है इन्फ्लुएंस्ड तो जरूर होते हैं, या फिर वहां पर उनके लोग रहते हैं, तो ऐसे कई गल्फ कंट्रीज में लोग काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, अलग अलग उनके रिलेटिव्स रहते हैं, तो ये तो रेडिकलाइजेशन का एक बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गया उनको इन्फ्लुएंस करने का। रेडिकलाइजेशन का टारगेट बाकी देश नहीं है, ये देश जो है तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये ऑफ लेट एक एक बड़ा बड़ा नेक्सस सा तैयार हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि इन लोगों को भारत में, आप यूएई में जाएं, वहां कोई किसी किस्म का रेडिकलाइज करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं रेडिकलाइजेशन से बाहर आ रहे हैं। यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, ये सब तरक्की की तरफ अग्रसर है। अपने अपने इनको पता पड़ रहा है कि दुनिया में अगर आपको आज की तारीख में आगे बढ़ना है तो यू विल हैव टू स्टे कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बखूबी इस चीज को जानते हैं और इसीलिए खुद सेल्फ ओन वो डिसीजंस भी ले सकते हैं। वेल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे मेरे साथ में इस दौरान अब दिल्ली से पूर्व एसीपी ए के सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से ब्रिगेडियर शरदेंदु जी का रुख करना चाह रही हूँ। शरदेंदु जी, पाकिस्तान को बार बार हम जवाब देते हैं, पाकिस्तान को बार बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो है कि मानता नहीं। पिछले कुछ वक्त में एक ऐसा वक्त था, खासतौर से हम देखते थे कि जो घटनाएं जो सीमा बॉर्डर है पाकिस्तान से कनेक्टेड, चाहे बात वो जम्मू कश्मीर के दौरान यह हरकत देखने को मिलती है, सरकिर्क की तरफ हरकत, कुछ थोड़ी बहुत हलचल वहां पर नजर आ जाती है, लेकिन इस रूप में नहीं। ठीक है, पाकिस्तान और जो पंजाब की बॉर्डर पे भी हमने देखा, यहाँ पर ड्रग को लेकर एक अलग ट्रांजिशन, वहां पर भी हरकत नजर आती है। लेकिन सब बीच शहर में, देश के बीच के हिस्से में बहुत टाइम पहले तक हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब अगर यहां पर एंटर करने की कोशिश की जाती है, ये किस तरह का मोडस ऑपरेंडी दर्शाता है खासतौर से? देखिए, एक बात तो तय कि जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसके सीधे के सीधे तार तब पाकिस्तान से जुड़ते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि हिंदुस्तान हर बार रिएक्ट करता है, लेकिन ये रिएक्शन है क्या हमारा, आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इसके मूल कॉज में जाना पड़ेगा। हो क्या रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, क्यों पाकिस्तान आज की डेट में वहां पे इस तरीके का यूफोरिया है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट, और इस तरीके से वहां के जिहादी वक्तव्य दिए जाते हैं उनके चीफ द्वारा। इसके पीछे की ताकत क्या है, क्या हो गया पाकिस्तान को जो इतनी ताकत साथ, इतने कॉन्फिडेंस साथ और इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने लगा? इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए, दो तरीके से चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। एक एक्सटर्नल चीजें हैं, जब बाहरी ताकत कहां से मिल रही है पाकिस्तान, और दूसरा उनके इंटरनल डायनेमिक्स क्या है, उनकी इंटरनल डायनेमिक्स विज़ाविज़ अपनी इंटरनल डायनेमिक्स हिंदुस्तान में। क्योंकि इस तरीके की टेररिस्ट एक्ट जो घटनाएं हो रही हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे हो रही हैं, तो आपको एक वृहद तरीके से देखना होगा। कुछ स्ट्रक्चर गिरा देना, कुछ स्ट्राइक कर देना, कुछ लोगों को मार देना, कुछ लोगों को पकड़ लेना, यह समस्या का समाधान है ही नहीं। अगर आप इस समस्या का समाधान 4 लोगों को पकड़ के निकालना चाहते तो ये निकलेगा नहीं। आपको तो इसके तार कनेक्ट करने पड़ेंगे और उस नेटवर्क को ब्रेक करना पड़ेगा। इस बीमारी की जड़ से खत्म करने की दवा क्या है फिर? हम बता रहा हूं उसकी क्या जरूरत है, किस तरीके से हमें काम करने की जरूरत है। अब समय आ गया है इसको एक अमली जामा पहनाने की, इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए। देखिए, पाकिस्तान के पीछे खड़ा है अमेरिका। अमेरिका जब से पाकिस्तान का अलाइनमेंट शुरू हुआ, देखिए आज की डेट में पाकिस्तान में जिस तरीके से जिहादी वक्तव्य आ रहे हैं, कहीं ना उसको एक कॉन्फिडेंस है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। और अमेरिका इसको फ्री में नहीं कर रहा है, तमाम तरीके के वहां के रेयर अर्थ मिनरल डील किया हुआ है, बगराम एयरपोर्ट चाहिए होगा अफगानिस्तान का, और एक ऐसा मोहरा उसने साउथ एशिया पकड़ रखा जो उसकी बात, उसकी डिक्टेशन, उसके एयरफील्ड को वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करने देगा। और कहीं ना कहीं ये खुन्नस अमेरिका के हिंदुस्तान के खिलाफ है, इसको समझना पड़ेगा। जब पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होता है या बम ब्लास्ट होता है तो उसको टेररिस्ट एक्ट किया जाता है, और जब हिंदुस्तान में हुआ तो वही अमेरिका कहता है कि यहाँ एक एक्सप्लोजन हुआ है। एक ही तरीके की घटना है, उसका दो तरीके का इंटरप्रिटेशन। ये है अमेरिका, ये है अमेरिका का असली चेहरा। तो ये जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो इफोरिया है, जो वहां के आसिम मुनीर बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, वो अमेरिका की शय पे बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को फिर इस बात को समझाइए कि ये जो आप ये वाली जो एक थ्योरी बता रहे हैं, तो इसमें अमेरिका का पर्सनल फायदा है या फिर इंडिया से एक तरह से कोई उसका कंपटीशन या इनसिक्योरिटी है?
देखिए, अमेरिका इस रीजन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखना चाह रहा है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, हर जगह उसने टर्मोइल क्रिएट कर रखा, हर जगह उसने कहीं ना कहीं अपने ऐसे वहां पे व्यवस्था बना रखी जो कि उसके फेवर में आती जा रही है। हिंदुस्तान अगर उसकी बात नहीं मानता, हिंदुस्तान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, तो उसकी आंख में किरकिरी है। इस वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं इस रीजन में का जो सबसे बड़ी पावर है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहता है। वो भूल जाता है कि हिंदुस्तान ही है जो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के साथ खड़े होते हुए चाइना के वर्चस्व को चेक करता है। आज की डेट में क्वाड कहां चला गया, जीरो हो गया। नॉट स्टैंडिंग दैट, एक एक्सटर्नल फैक्टर, मैं इसको बहुत गंभीर रूप से लेता हूं। अगर आपको पाकिस्तान की कमर तोड़नी है तो अब आपको उसके नेटवर्क को तोड़ना पड़ेगा, उसकी लीडरशिप को तोड़ना पड़ेगा, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, उस पर आप एयर स्ट्राइक करके रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते। बालाकोट का इफेक्ट देखिए 2-2.5 साल तक रहा, लेकिन अब सिंदूर का रिजल्ट 6 महीने बाद ही आ गया कि 6 महीने बाद फिर आपके ऊपर स्ट्राइक हो गया। तो लिहाजा इसका इंपैक्ट इसलिए कम हुआ है क्योंकि अमेरिका ने एक शय दी है पाकिस्तान को, इस वजह से इसका इंपैक्ट कम हुआ। नहीं तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि इतने जल्दी, इतने क्विक सक्सेशन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरीके के ऑपरेशन करे। अब आते हैं इंटरनल डायनेमिक्स में। इंटरनल डायनेमिक्स में आपने अपने सोसाइटी को फ्रेगमेंटेड करने से बचाइए। एक ऐसा फ्रेगमेंट जो एक तरीके से सिंपैथाइजर हो जाए किसी एक पर्टिकुलर सेट का, एक पर्टिकुलर विचारधारा को, तो हमें उसे चेक करना होगा। कैसे 3000 केजी का एक्सप्लोसिव स्मगल्ड होके, चाहे छोटे कंसाइनमेंट में या बड़े कंसाइनमेंट में, हिंदुस्तान आता है, कैसे वो इकट्ठा होता है, कैसे वो फरीदाबाद में आता है, कैसे वो डॉक्टर जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म की आप बात करते हैं, व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात करते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पढ़ा लिखा वर्ग है, उनको इसके में नहीं आना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा है, जो हिंदुस्तान में धार्मिक व्यवस्था है, जो सहिष्णुता है, वो खत्म होती जा रही है और एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, और वो टारगेट वाला जो ग्रुप है वो इस तरीके से रेडिकलाइज होता है। इस रेडिकलाइजेशन को आपको रोकना पड़ेगा। यही हो जाती है कि हमेशा इस रेडिकलाइजेशन को आपको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसको कंट्रोल करने के लिए भी बात यही है, और यही सवाल लेकर मैं जल्दी से एपी सिंह सर का रुख कर रही हूँ। एपी सिंह जी, इसमें कोई शक नहीं कि खासतौर से हमने किसी बड़े धमाके को होने से पहले ही कंट्रोल किया। इसमें कोई शक नहीं कि जगह जगह छापेमारी करके हमने उन सारी चीजों की जब्ती की, बरामदगी की जो देश विरोधी रहे, या फिर वो ऐसे तत्व जो देश विरोध की ताकतों को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो शरदेंदु जी कह रहे हैं कि भारत की इतनी चौकसी के बावजूद अगर इस रूप में इस तरह के ये कहा जाए डेटोनेटर्स या इस तरह के ज्वलंत पदार्थ, यहाँ पे हथियार अगर राजधानी दिल्ली में अंदर आए तो आए कैसे? क्या वो कोई सिक्योरिटी ब्रीच है, या फिर वो कहीं पे कोई लूप होल है जिसे भांप चुके ये इस तरह के व्हाइट कॉलर टेररिज्म के इकोसिस्टम के पर्संस? नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच इसको कंप्लीटली हम नहीं कह सकते हैं। आप ये देखिए ना कि पॉजिटिव एंगल देखिए इस सारे हादसे का, कि हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव थी। अदरवाइज यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाते। ये कंक्लूड हो चुका है कि दिल्ली का जो ब्लास्ट है ये पैनिक अटैक है। द टारगेट वाज समवेयर एल्स। इट मींस ये इनको पता चल गया था कि हमारा मॉड्यूल बर्स्ट होने वाला है। उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, ये अचानक सडन ब्लास्ट हो गया। मेरा कंसर्न अब जो है, जो मैं सोच रहा हूँ, शायद सारे पैनलिस्ट मेरे से एग्री करेंगे, जो बातें निकल के सामने आ रही है कि हिंदुस्तान की तमाम मेजर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाना इनका मेन मकसद था, जो कि हमने बस्ट कर दिया। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी ने किया है। अब हमें ये देखना पड़ेगा, हर ऐसे हमारे बिग एस्टेब्लिशमेंट और रिलीजियस हैं, उनको हमें ऑडिट करके प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अलर्ट की जरूरत है उन मोस्ट प्रोबेबल जो फ्यूचर में जो टारगेट्स इनके थे। नंबर 1। नंबर 2, मुझे अब कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस है, सबों का ऑडिट होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, व्हाट आर द एक्टिविटीज गोइंग ऑन। हर आदमी को वहां पे अकाउंट फॉर होना चाहिए, उसका एंशिएंट, उसका प्रेजेंट, उसका पास्ट, सब उसको एनालिसिस करना हमें अब बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब हमें
एक भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है कि कहां पे स्लीपर सेल किस रूप नहीं, में लेकिन एक्ट हो रहा AK है। सिंह जी, आखिर वो कैसे होगा? क्या ऐसे में और लोगों के मन में नफरत नहीं बढ़ेगी? टोपी पहने हुए या दाढ़ी वाले व्यक्ति किसी को अगर बार बार इस रूप में जांच की जाएगी, पहले ही वो अपने आप को इनसिक्योर का एक वो हल्ला चलता रहता है। पाकिस्तान इस बात को कहीं ना कहीं टारगेट करता है, ये कैसे होगा? हमें पाकिस्तान को नहीं देखना मैम, हमें अपने देश को देखना है। इनसिक्योरिटी जो आदमी बोलता है उसको बोलने दीजिए। सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। वी हैव टू सिक्योर आवर नेशन, वी हैव टू सिक्योर आवर पर्सन्स, आवर नेटिव्स। दूसरे क्या सोचते हैं हमें इसकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। अब हमें प्रॉपरली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली उन सारे इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट करना बहुत जरूरी है कि वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आया, कौन गया, कौन कहाँ गया। और मैं आपको एक बात और जोड़ दूं, कश्मीर से जितने भी यूथ बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, मेरा ये सुझाव है उन सारे यूथ का होना चाहिए ट्रैकिंग कि वो कहाँ है, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनकी अब एक्टिविटी, प्रेजेंट एक्टिविटी क्या है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये तो शायद रेडिकलाइजेशन होता भी जो हो रहा होगा। है, और जी आप बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है ये तो होता भी होगा, और इसी सवाल के साथ में फिर मैं आगे रुक करती हूँ। जी बोलिए सिंह सर। मैं कह रहा था कि वो उनका अब देखिए, कश्मीर के जितने भी ऐसे यूथ्स हैं जो एजुकेटेड हैं और अनएजुकेटेड हैं, हर घर का हमें सर्वे होना चाहिए कि हर घर का आदमी है वो कहाँ जाके नौकरी कर रहा है, कहाँ पे पोस्टेड है, कहाँ क्या कर रहा है वो। क्योंकि छोड़ दीजिए, छोटी नौकरी बड़ी नौकरी अब कुछ नहीं रखती है, माने रखता है। अब तो माने ये रखता है कि किसी भी तरह का एस्टेब्लिशमेंट काम है वो, उसकी एक्टिविटी को हमें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जिनके सांप है ये आपकी इस बात पे माथुर सर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। आपकी इस बात पे माथुर सर कुछ रिएक्ट करें, रिएक्शन के फिर बाद में सिरोही सर का रुख करूंगी। जी माथुर सर। देखिए, मैं ये बात सुबह भी कहने का प्रयास कर रहा था। हमारे को अभी एक और चीज करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। हमारे देश में हम अपने आप को सेक्युलर बोल रहे हैं, अभी तो संविधान के प्रियम्बल में भी सेक्युलर शब्द आ गया है। तो हमारे देश में इस प्रकार के एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स का कोई औचित्य नहीं है कि ये सिर्फ एक प्रकार के धर्मावलंबियों के है। कोई हिंदू यूनिवर्सिटी है, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, कोई ये है, कोई वो है। ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो बेसिक एजुकेशन इकोसिस्टम है, धर्म की आजादी भी दे देना। एजुकेशन इकोसिस्टम जो है उसमें रिलीजन का कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये उन्हीं AK सिंह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ। ठीक है सिरोही जी, एक और बात जो यहाँ पर AK सिंह जी ने बड़ी बात कही है कि आखिर आप इसको ट्रेसिंग और ट्रैकिंग कैसे करेंगे। एक तो इस तरह के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक बार फिर से मॉनिटर और उनको सारी चीजें उनकी डिटेल्स से जांच होनी चाहिए, या फिर ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो खासतौर से जम्मू कश्मीर का, क्योंकि इस पूरे ब्लास्ट में इस पूरे इकोसिस्टम को लेकर कनेक्शन वहीं से निकलकर सामने आता है। ऐसे तो दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और हमारे तो तमाम इस तरह के प्रोग्राम्स भी चलते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स की। कैसे ट्रेस करेंगे? जो माथुर साहब ने बोला है और AK सिंह साहब ने जो बोला है, मैं पूरा इनके साथ सहमत हूँ। हमको अब ये नहीं सोचना है कि कोई क्या क्या सोचता है हमारे बारे में। हम जो है बहुत दिन से हम एक सॉफ्ट स्टेट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको वीक है, लेकिन हम एक अच्छे स्टेट बनने की कोशिश में हमने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। अगर हमको ये पता है कि साउथ कश्मीर के लोग ज्यादातर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स वगैरह है, तो ये जो इसको हमारे रडार पे आना चाहिए कि क्यों साउथ कश्मीर के लोग जो है यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में क्यों है। जो इस तरह की यूनिवर्सिटी में इसमें जो है, जैसे अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आज एक नोटिस कि हमारा हिस्सा देना है। आप ये बताइए, कोई कंपनी में अगर कोई कंपनी है, अगर उसमें कोई आर्मी टेररिस्ट मिलता है तो क्या वो कंपनी ये कह सकती कि जी वो अपने हाथ धो सकती है कि जो मेरा हाथ, जैसे बैंक में KYC होता है, आप उनका KYC क्यों नहीं कराते, उनका क्यों नहीं पता करते कि कश्मीर का आदमी है, वहां नौकरी कर रहा था, कि यहाँ पे नौकरी करने आया, ठीक बात है। उसके जब घर वालों से पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं जी यहाँ तो 2 साल से आया ही नहीं है। तो ये कोई जवाब नहीं है कि 2 साल से नहीं आया है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो रेडिकलाइजेशन है ये मदरसे से होती है, उसके बाद वो चाहे डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो इंटेलेक्चुअल बने, चाहे वो रिक्शा चलाए, लेकिन जब उसकी रेडिकलाइजेशन से मदरसे से शुरू होती है। अभी ये भी खबरें हैं कि जो है 2 जो डॉक्टर्स पकड़ी गई हैं, लेडी डॉक्टर पकड़ी गई हैं, उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से जो है
किया है, तो ढाका हाँ। यूनिवर्सिटी से आएंगी तो अगर हम उनको रडार में रखेंगे तो चेक तो कर सकते हैं कि वो क्या कार्रवाई है। तो ये समय आ गया है, अदरवाइज आप इसको रोक नहीं पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, भारी खतरा कम है। हम पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, हम चाइना से भी लड़ सकते हैं, हम बांग्लादेश को भी खत्म कर सकते हैं। जब तक ये जो घर में हमारे दुश्मन बैठे हैं, जब तक हम इनको खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम जो है भारी ताकतों से नहीं लड़ सकते। ये घर में बैठे हुए सांप हैं, इनको यहीं पे मारना चाहिए। उसके लिए जो भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाए, चाहे वो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, जी, चाहे और वो मुझे लगता है कि सर जो धार्मिक रंग देने की कोशिश कर दी जाती है ना, पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट ग्रीवेंसेस जो होते हैं, उन्हीं को ही एक तरह से हथियार बनाते हैं और उन्हीं को हथियार बनाते हुए एक अलग दिशा में देने की कोशिश करते हैं। शरदेंदु जी, देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। देखिए, ये रेडिकलाइजेशन का जो सिलसिला है जो शुरू हुआ है, इसको रोक लगाने की तो तुरंत जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप किस एक्सटेंट तक इसको ले जाना चाहते हैं, कहां तक ले जाना चाहते हैं? बेसिक चीज ये है कि आपको अपनी इंटरनल व्यवस्था को देखना पड़ेगा। एक तरफ से जब आपने तमाम तरीके की माइनॉरिटीज को सुविधाएं दे रखी हैं, उनको अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन खोलने की सुविधाएं हैं, तमाम तरीके के प्रोविजंस हैं, उनमें उसका एडमिशन का रिजर्वेशन होता है। लेकिन आपको एक अलग व्यवस्था देखनी पड़ेगी जिसमें आप सर्विलेंस कर सकें। जब हम इस तरीके के टेररिस्ट एक्ट की बात करते हैं तो हमें अपनी सीमाओं से जो स्मगल होके या छोटे कंसाइन में आ कैसे रही चीजें, ये अच्छा है कि आपने 3,000 केजी एक्सप्लोसिव पकड़ लिया, घटना नहीं हुई, लेकिन एक्सप्लोसिव आया ना, इसको तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। आप यहाँ के जो इंडोक्ट्रिनेटेड लोग हैं उनको तो पूरी तरीके से कल्पित मान रहे हैं, लेकिन जो सोर्स जहां से हो के ये हिंदुस्तान में आ रहा और उसके सीरीज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर या इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ उसके ऊपर आप नहीं ध्यान देना चाहते हैं। तो फेल्योर तो हुआ, ये मान लीजिए घटना नहीं हुई, ये अच्छी बात है कि टाइमली उसको चेक कर लिया गया। ये हमारे जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी होती है, वो हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। देखिए, हम लोग आर्मी के लोग हैं, हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, हम डुअल साइड वॉर गेम करते हैं, पक्ष विपक्ष बनाते हैं, दुश्मन क्रिएट करते हैं और एक्चुअल एक्सरसाइज करते हैं। यहां आप अपनी सिर्फ थंब टेस्टिंग करते हैं कि हम बहुत बड़े महावीर। आप महावीर नहीं है, आपको अपने इंटरनल सिस्टम को देखना पड़ेगा, आपको अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क रिवाइव करना पड़ेगा, आपको अपने सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे जैसे कि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिले। तो ये कहना कि सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ, मैं ये नहीं मानता हूं, क्योंकि एक ग्राउंड में ये चीजें पकड़ी गई हैं और अभी भी 300 केजी का एक्सप्लोसिव बाहर है। तो लिहाजा आपको अपने इंटरनल डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। rather than targeting a particular religion or particular sect, आपको अपनी इंटरनल व्यवस्था देखना होगा कि कहां चीजें आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, चाहे वो मदरसा टीचिंग हो, चाहे हायर एजुकेशन की ट्रेनिंग हो, या आपके समाज में ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि आज की डेट में पढ़े लोग भी आज इस दिशा में जा रहे हैं। और सर इसी बात को लेकर आपने जो कहा ना कि पढ़े लिखे लोग जो इस मामले में जा रहे हैं, मैं एक आंकड़ा अपने दर्शकों को बताऊं, वो भी हैरान रह जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी 2008 में, उसमें ये बताया गया कि आतंकवादियों में जो पूरे देश में अलग अलग जो घटनाएं सामने आती हैं, जांच में पता चला है कि करीब इसमें गरीब और अनपढ़ की तुलना में अमीर और पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। दूसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है, वो ये कहती है, 2017 की स्टडी है, कि 17% विदेशी फाइटर्स के पास में कॉलेज डिग्री थी। और ऐसे ही तमाम आंकड़े भारत में भी एनआईए की तरफ से कहा गया कि 300 से ज्यादा केसेस में जो जांच पाई गई, उसमें 42 से ज्यादा आरोपी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या सर्टिफिकेट धारक थे, डिप्लोमा धारक थे, यानी कि वो वेल एजुकेटेड थे। और इस तरह के तो हमारे पास में तमाम बड़े एग्जाम्पल्स भी हैं। इस बात को लेकर तो जरूर अनुज माथुर जी, शायद यही वजह है कि अब ऐसे लोगों को बाकायदा टारगेट करने की भी कोशिश होती है। क्या अब उनका माइंड वॉश करना ज्यादा इजी होता जा रहा है? वो एक तरह से जो ग्रीवेंसेस है, या फिर उनको इसी रूप में ही फीड किया जाता है कि देखो भारत में सीएए लाने की बात हुई, एनआरसी लाने की बात हुई, तो यहाँ पर दंगे हो जाते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे तमाम मुद्दों को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है। बिल्कुल नैना, पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है, इस चीजों को क्रिएट किया जा रहा है, अधिकतर चीजें पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट की जा रही हैं। लेकिन फिर भी मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु जो कह रहे थे उससे बहुत ज्यादा उनके साथ जाना चाहता हूं। देखिए, हमें
पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान वो करता रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश वो करता रहेगा, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपने भारतवर्ष में इस प्रकार का एक राजनीतिक एनवायरनमेंट नहीं तैयार कर पाए जिसमें कि राष्ट्र को धर्म से ऊपर रखा जा सके, ये वो देश है जहां पर अगर फ्रांस में कोई इस्लाम के खिलाफ कोई एक्टिविटी होती है तो पहली बात तो फ्रांस में उस महिला को सर से जुदा की सजा दे देते हैं और उसके बाद उसके खिलाफ भारत में प्रदर्शन होते हैं। क्या वजह है? एक मिनट। और जब चीन भारत पर आक्रमण करता है गलवान में, उसके खिलाफ वही लोग भारत में प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो किसी राजनीतिक दल के साथ हैं, किसी राजनीतिक दल के सिटिंग एमएलए के अंडर में। भोपाल में फ्रांस में जो छोटी सी घटना घटी थी उसके खिलाफ कई दिन तक प्रदर्शन चलता रहा और वही एमएलए या वही वो लोग, वही पार्टी, वही राजनीतिक दल, वही विचारधारा कभी भी चीन या पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मोर्चा तो बहुत दूर की बात है, एक बार सेंटेंस मुंह से नहीं निकाला। हम जब तक अपने आप का, अपने देश का एनवायरनमेंट भारत के प्रति नहीं क्रिएट कर सकते, कर पाएंगे तब तक आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये इस बात को देखिए पिछले कुछ वक्त में एक पैटर्न नजर आया। आई लव मोहम्मद जैसे जो बड़े प्रोटेस्ट नजर आते हैं इंडिया में, पहले कभी नजर नहीं आए इस तरह के। हमने देखा एक अलग तरह के पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की गई है। चीज को जब पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता है तभी वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है। आप आज भारतवर्ष में राजनीतिक दल हैं जो इससे राजनीतिक फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हर आपदा में कुछ ना कुछ उनको कुछ ना कुछ नजर आता है कि इसमें से मैं ये निकाल लूं। अब वरना आप मुझे बताएं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, बालाकोट के बाद और इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये तमाम चीजें जब तक नहीं जाएंगी, कई दफा हमने देखा है आपके चैनल पे जब हम पाकिस्तानियों के साथ बैठे होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई आपका खुद का पुराना होम मिनिस्टर ये कह रहा है, आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि हमको एक प्रकार से शुरू से बच्चों को और जो बेसिक फंडामेंटल इकोसिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की भावना को डालना पड़ेगा। जब तक आप देश को धर्म से ऊपर नहीं मानेंगे, देश को प्रांतीयता, भाषावाद और जातिवाद से ऊपर नहीं मानेंगे, तब तक इस प्रकार की चीजों का फायदा दुश्मन उठाता रहेगा। बिल्कुल, और पिछले कुछ वक्त से तो इसकी एक तरह से एक राजनीति इस रूप में नजर आती है। मैं एक बात बार-बार AK सिंह जी मेरे मन में आ रही है। पिछले कुछ वक्त से हमने देखा, आप क्योंकि पहले खासतौर से दिल्ली में आप एक्टिव रखे हैं और इन सारी परिस्थितियों को देखते रहे हैं, पिछले कुछ वक्त से एक पैटर्न नजर आया। लगातार कई स्कूलों को, एक पहले 10 को, पहले 20 को, फिर उसके बाद 100 स्कूलों को अचानक से धमकी आती है बम से उड़ाने की। और ये एक तरह से पैटर्न देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आया। फिर हमने देखा कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्कूलों को लेकर, ऐसे तमाम मंदिरों को लेकर, बड़े स्थानों को लेकर, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट्स को लेकर भी ऐसे तमाम स्थिति नजर आई। कुछ समय पहले दिल्ली एयरपोर्ट का जो पूरा सिस्टम है वो एक तरह से ठप हो जाता है। ये पैटर्न क्या पहले भी आपको ऐसे ही नजर आता था राजधानी दिल्ली में? हाँ, ये तो धमकी जो मिलती है स्कूलों में, मेजर इंस्टीट्यूशंस में, ये तो एक दिन की बात नहीं है। कई साल पहले भी ऐसी बात हुई है और उसका सारे कॉल्स जो हॉक्स निकले हैं वो हुआ है। ऐसी बात नहीं है। तो हमने क्या ध्यान भटकाने का कोई तरीका होता है, क्या होता है? पardon? मैं बोल रही हूँ ये सारे जो पैटर्न है क्या ध्यान भटकाने के तरीके होते हैं? यस, वो हमारे अलर्टनेस को, हमारे इंटेलिजेंस को भी टेस्ट कर लेते हैं। जो भी कॉल है, पता चलता है कोई बच्चा है उसने कॉल कर दिया, माइनर है, बहुत सारी बातें निकल के सामने आई हैं। कोई इसमें हमें मेजर उसमें ट्रेल हमें नहीं मिला है इस तरह से कि कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंटरनेशनल टाइप का कोई ऐसा चीज हो, ऐसी बात सामने नहीं आई है। इसको ये जो हॉक्स कॉल्स हैं, इससे ये बहुत बड़ी ये वारदात हुई है जो हो रही है, जो हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रेमिफिकेशन इसका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारी बातें हो रही है ना, इसमें हमें इंटेलिजेंस विंग को पैन इंडिया हर स्टेट में बहुत ज्यादा एक्टिव करके उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा टू गो टू सर्च, टू इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ ईच एंड एवरी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। हर ऐसे इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज्यादा संख्या में हिंदुस्तान में नहीं है। और दूसरी बात, जो फॉरेन एडेड इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी, जैसे कि इसका ये सुनते हैं कि गल्फ के कहीं
मुस्लिम कंट्री से इसको इसकी फंडिंग मिली थी, जिसको यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया था। तो ऐसे फॉरेन एडेड इंस्टीट्यूशंस को तो हमें इंडिया में आप समझ जाओ कि आज लैंडमार्क बनाना चाहिए कि नो ग्रांट, नथिंग, नो 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 रिकॉग्निशन, कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अब कितने दूध का जला छाछ भी फूक पिएंगे, अब कितना दूध भी जलाएंगे। इससे भी ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आखिर जरूरत क्यों है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशंस की? हिंदुस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे जो हमारे, we are capable enough to run any institution, any medical science college, whatever it is. Why foreign institutions are being given granted permission? और उसके जो डॉक्टर हैं उनका ऑडिट नहीं हुआ, उनके पास प्रेजेंट एक्टिविटीज को हमने पास नहीं किया, हमने मॉनिटर नहीं किया। अब वो समय आ गया है, each and every Muslim, I am telling you, I am sorry to say, each and every Muslim institution has to be properly audited, scrutinized, इंटेलिजेंस प्रॉपर होना चाहिए, और हर स्टेट में ऐसा तगड़ा इंटेलिजेंस विंग हमें बनाना पड़ेगा जो कि इनके सो के उठने के बाद एक्शन लेंगे, उससे पहले हमें आभास हो जाए कि क्या करने वाला है। वी कैन डू, we have to channelize our intelligence system, that's all. ठीक है। तो एक तरह से सिरोही जी, जो बात एपी सिंह जी कह रहे हैं, फिर तो ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में जो हो वो हो, अब तो होगा ही, लेकिन उसके पहले अब खासतौर से इंडिया में ऐसे एक्शंस की जरूरत है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करके देखना जाना चाहिए। बिल्कुल नैना जी, मेरे को याद आती है हमारे सीडीएस साहब थे, जनरल रावत साहब, उन्होंने जिक्र किया था 2.5 फ्रंट का, और 2.5 फ्रंट में एक फ्रंट पाकिस्तान था, एक चाइना था, और आधा फ्रंट जो है अंदर में जो हम जिसके ऊपर बातचीत करें उन लोगों को है जो व्हाइट कॉलर आजकल टेररिस्ट है या कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिस्ट मॉड्यूल्स है। तो अब मुझे ये लगता है कि समय आ गया कि हाफ नहीं है ये, इसको हमको पूरा समझना चाहिए, और जो भारत सेना है वो दोनों बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान हो, चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, उसको अच्छी तरह संभाल लेगी, उसकी क्षमता है। अब जो फोकस होना चाहिए, जो एसीपी साहब, फॉर्मर एपी साहब एके सिंह साहब बोल रहे हैं कि जो भारत के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो पुलिस एजेंसीज है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, उनको ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, उनको ज्यादा टेक्नोलॉजी से उनको एडवांस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कोई भी अगर हरकत होती है, कहीं भी अगर पंछी भी पर मारता है, तो इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होना चाहिए कौन आदमी क्या कर रहा है। जब तक आप अंदर बैठे हुए जो फ्रंट है उसको तब तक आप काबू करेंगे, नहीं कर पाओगे तो क्या गारंटी है कि कल अगर पाकिस्तान के साथ हमारी फुल फ्लैश लड़ाई हो जाती है तो ये जो टेररिस्ट मॉड्यूल्स हैं या जो इंटरनल डैमेज करेंगे, ओवर ग्राउंड मॉड्यूल्स है, ये हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस के ऊपर क्यों ना कैसे नहीं रुकावट डाल सकते हैं। ये हमारी जो मोबिलाइजेशन होगी, जो हमारे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होगी, उनके ऊपर खतरा बन सकती है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी विल बी टेकन केयर ऑफ, उसके लिए आर्मी पूरी तरीके से, आर्म फोर्सेस तैयार है, लेकिन जो ये इंटरनल जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, दे हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, एंड जब तक ये अलर्ट नहीं रहेंगे, देश का कोई भी आदमी रात को सोएगा या बाहर घूमेगा, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेगा। अब आप दिल्ली में जाइए, लाल किले के पास से जो भी गुजरता होगा वो डर के माहौल में गुजरता होगा। इस डर को हमको दूर करना, उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े, चाहे वो कितना सख्त कदम हो, चाहे वो किसी रिलीजन के खिलाफ हो, लेकिन सबसे पहले जो देश की जो अखंडता, देश के नागरिकों की सुरक्षा, वो सबसे जरूरी है। उसके लिए कोई भी कदम लेकिन सर ये जो आपने बड़ी बात कही है, मैं जल्दी से अब रिएक्शन ले लेती हूँ ताकि सबको और मौका मिल जाएगा, लेकिन शर्देंदु जी और फिर मैं अनुज सर का रुख करूंगी। यही बात जो है खासतौर से भी हमने देखा कि ऐसे अब लोगों को टारगेट किया गया, मोमिनात का अगर हिस्सा बन जाती हैं यहाँ पर डॉक्टर शाहीन, अब ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी और ऐसी महिलाएं हैं, कितनी और ऐसी लड़कियां हैं जिनका माइंड वॉश किया गया, ब्रेन वॉश किया गया, और कैसे स्लीपर सेल के तौर पर लोग एक्टिव हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो तंत्र है, ये जो इनकी नेटवर्किंग है, वो बड़ा एक्सटेंसिव है। ये जेएनके से लेके केरला तक फैला हुआ है, और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और मणिपुर तक फैला हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस को राइट मिलना चाहिए, तमाम एक्शन लेना चाहिए, और जो इस तरीके के फर्स्ट साइन पे अगर कोई इंसिडेंस
या कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको उस पर ऐड करना पड़ेगा। और साथ में जो नेटवर्क है इसको ब्रेक करने की जरूरत है। मैं बार बार इस पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि ये जो तार बिछे हुए पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर या पाकिस्तान में या पाकिस्तान की लीडरशिप या पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स जितने भी हैं, इनको आपको खात्मा करना पड़ेगा। जब तक हाफिज सईद घूमता रहेगा, जब तक असद मसूद घूमता रहेगा, इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। उसके ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस तंत्र को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इस पे मेरा एम्फेसिस है। इसी पे मैं टाइम एंड अगेन बोलता हूं कि इंटरनली आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, एक्सटर्नली आपको एक ऐसा डायनेमिक्स चेक करना पड़ेगा जिससे कि पाकिस्तान को आप पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और हर तरह से आप आइसोलेट कर सके। मिलिट्री आंसर है, लेकिन मिलिट्री आपका वर्कआउट इसलिए नहीं कर पा रहा आज की डेट में क्योंकि अमेरिका उस इफेक्ट को डाइल्यूट कर दे रहा है। अमेरिका उसके साथ खड़ा हो, तो लिहाजा आपको अपने एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसीज को रीलुक करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा, जिससे कि आप डिप्लोमेटिकली और एक्सटर्नली ऑल्सो पाकिस्तान को कॉर्नर कर सके और वहां जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उनको हिट करना, उनकी लीडरशिप को हटाना है। अफगानिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है, तो इस मौके का फायदा उठाइए। चारों स्टेट में अलग अलग समस्याएं चल रही हैं। पाकिस्तान बल्कनाइजेशन पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इस सिचुएशन का अगर हम एडवांटेज उठा सकते हैं तो हमको उठा के उसको इतना पीछे फेंक देना है जिससे कि वो इस तरह की हरकत ना कर सके। जब प्रहार होगा तो इंटरनल रूप में भी एक बड़ा विद्रोह होगा, उसके लिए भी हमें तैयार होने की जरूरत है। लेकिन अनुज माथुर जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो लोगों के जहन में बार बार है, हमने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात की, तो क्या अब वो वक्त आ चुका है कि वाकई में इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए? और क्या आने वाले वक्त में वो बड़ी तस्वीर भी नजर आ जाएगी? क्योंकि एस्टैब्लिश हो चुका है, हमने देखा था पहलगाम के बाद में हमने क्या किया। देखिए, दो बातें इसमें समझने की जरूरत है। एक तो पहले तो मैं आप पिछले वाले पॉइंट पे एक मेरा इंपॉर्टेंट इनपुट देना चाहता हूं, वो ये है कि हमें जो बाहर एक्सटर्नली कर रहे हैं उसके अलावा हमें एक इंटरनल एक ऐसा कोऑर्डिनेशन का और एक आपस में एक साथ काम करने का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जॉइंटमैनशिप करनी पड़ेगी, एक नया कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इकट्ठा करना पड़ेगा। आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को देख लीजिए, किस प्रकार से हमने उसको न्यूट्रलाइज किया। उसकी वजह ये थी कि जितनी भी स्टेट्स उसमें शामिल थी उन्होंने सबने आपस में इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी को इंप्रूव करके और इंटेलिजेंस की शेयरिंग करके उसको किया था। वो एक नेशन वाइड उसका एक नेटवर्क बना करके, और हमें इस बात को यकीन करना पड़ेगा कि जो भी इंटेलिजेंस आती है बिना टाइम खोए वो इंटेलिजेंस सारे स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचे और उस पर एक्ट कर सके। पहली बात। जहां तक सवाल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का है, देखिए एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे साजिश ये भी है जिसको कि हमें अपने दिमाग से छोड़ना, निकलने नहीं देना चाहिए, और वो साजिश ये है कि भारत को किस प्रकार से प्रगति करने से रोका जाए, भारत को किस प्रकार से इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने से रोका जाए। और इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई भारत के अगल बगल में ऐसा यूक्रेन बना दिया जाए जो कि भारत को लगातार, जैसे कि यूक्रेन रूस को लगातार किचिर 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 कर रहा है, वैसे ही करे। तो ये जो दुनिया की बाकी शक्तियां हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें खेल है कि वो चाहते हैं भारत के लिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा हो और पाकिस्तान से झगड़ा हो और भारत का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस आगे बढ़ रहा है वो नहीं हो। इस बात को अच्छी तरह से वे करने के बाद हमें अपने एक्शन लेने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं पाकिस्तान को घुटने पे लाने के लिए कि आप काइनेटिक ऑप्शन ही एक्सरसाइज करें और उनके ऊपर जाके बमबारी करें। और कई तरीके हैं उनको घुटने पर ला के रखने के लिए। हमने वो तकनीकें पिछली बार भी अपनाई है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे वो ट्रेड क्लोजर हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो हो। हमें अफगानिस्तान किसे मिलना चाहिए, ईरान की तरफ हमें देखने की आवश्यकता है, समंदर में हमें कुछ करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, किस प्रकार से होगा ये देखने की बात है, किस मेजर में होगा ये देखने की बात है। एक बार कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकल गई थी कि नेवी को हम अवसर देना चाहते हैं, तो हो सकता है इस बार और शायद सर उसी बात का ही एक बड़ा इम्पैक्ट है कि आज ही एक इनपुट ऐसा आया था कि पाकिस्तान की जो खासतौर से पीएनएस है वो बांग्लादेश का जो समुद्री इलाका है वहां पर पहुंचाई गई है 1971 के बाद में। अभी यहां पर वो नजर आती है, तो शायद हो सकता है पीएम मोदी के उस वक्तव्य के बाद में ही पाकिस्तान की बौखलाहट, डर और उस चीज को लेकर हो। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर सार ये जरूर नजर आता है इन एक्सपर्ट्स की राय और अलग अलग व्यूज के साथ में कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिंदुस्तान को छेड़कर गलती कर दी है। अब उसके उल्टे दिन जरूर शुरू हो रहे हैं। जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा, डिप्लोमेसी के साथ में जवाब दिया जाएगा और शार्पनेस के साथ में जवाब जल्द ही दिया जाएगा।
यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।